ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। डोनी पोलो हवाई अड्डा जो सुर्खियों में रहा, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी मिजोरम। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दी है, जिसके चलते यह सुर्खियों में रहा। यह नाम अरुणाचल के लोगों की सूर्य यानी डोनी और चंद्रमा यानी पोलो के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी और इस परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से 646 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में जो बहुआयामी विकास या समावेशी विकास के लिए कार्य हो रहा है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, उससे वहाँ पर इंसर्जेंसी और अन्य प्रकार के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं उसमें कमी आने में मदद मिल सकती है। तो इस दृष्टिकोण से हम अपने उत्तर में, मेंस के उत्तर में इसको कोट कर सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भारत सरकार के द्वारा एयर कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी जैसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह किस बात के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु शहर के संस्थापक, बी विजयनगर साम्राज्य के शासक, सी शिवगंगा रियासत पर जीत हासिल करने वाले नायक, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पवित्र जल चढ़ाया। उन्होंने एक पौधा भी वहां लगाया। यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में इस शहर के संस्थापक नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदानों को याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से प्रसिद्धि हासिल करने वाले राम वी सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। गौरतलब है कि नाड प्रभु केम्पेगौड़ा 1537 में उन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी। वह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं सदी में उनका केम्पेगौड़ा परिवार तमिलनाडु के कांची से कर्नाटक आ गया और विजयनगर साम्राज्य का शासन संभाला। सन 1513 में केम्पेगौड़ा को पिता की विरासत को संभालने का अवसर मिला, जिसे वह काफ़ी आगे तक ले गए। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर लगभग 46 साल तक शासन किया और इसी दौरान केम्पेगौड़ा ने एक सुंदर शहर का निर्माण किया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बेंगलुरु शहर बसाने का विचार केम्पेगौड़ा को शिकार के दौरान आया था और केम्पेगौड़ा अपने मंत्री वीरन्ना और सलाहकार गिद्देगौड़ा के साथ शिकार पर गए थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा शहर बनाने के बारे में सोचा जहां किले, छावनी, मंदिर और कारोबार करने के लिए बड़ा बाजार हो। इस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केम्पेगौड़ा ने पहले शिवगंगा रियासत पर जीत हासिल की और बाद में डोमलूर को भी जीत लिया। बता दें कि डोमलूर पुराने बेंगलुरु एयरपोर्ट की सड़क पर स्थित है। केम्पेगौड़ा ने सन 1537 में बेंगलुरु किले का निर्माण किया और एक ऐसा शहर बसाया जो आज भी हमारे सामने है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। ई कुंभ पोर्टल, जिसे भारतीय राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पर्यावरण जागरूकता से, बी निवेश के बेहतर वातावरण निर्माण से, सी एकाधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार से या फिर डी गंगा सहित देश की प्रमुख नदियों की सफाई से। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2022 को भुवनेश्वर के जयदेव भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें ओडिया भाषा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की इंजीनियरिंग पुस्तकें,
उड़िया भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विकसित तकनीकी शब्दावली और ई कुंभ पोर्टल यानी कि एकाधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार भी शामिल है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। इंडिया वाटर वीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 1 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया। दूसरा, 7वें भारत जल सप्ताह में डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ ने भाग लिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। भारतीय सभ्यता में जल जीवन में ही नहीं, जीवन के बाद की यात्रा में भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी जल स्रोतों को पवित्र माना जाता है। लेकिन फिलहाल स्थिति पर नज़र डालें तो यह चिंताजनक लगती है। बढ़ती आबादी के कारण हमारी नदियों और जलाशयों की हालत बिगड़ रही है और गांव के तालाब सूख रहे हैं और कई स्थानीय नदियां विलुप्त हो गई हैं। इन सब के बारे में जागरूकता के प्रसार और वाटर लिटरेसी को बढ़ाने के लिए और खासकर वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया वाटर वीक जैसे प्रोग्राम्स का उद्घाटन किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। 7वें भारत जल सप्ताह में डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ ने भी भाग लिया। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। राफेल ग्रोसी जो सुर्खियों में हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुखिया हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए IMF, बी ILO, सी IAEA या फिर डी यूनिसेफ। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने ईरान के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक बनाने के दावों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ईरान के ये दावे अगर सही हैं तो इससे शांति को खतरा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने हाल ही में ईरान द्वारा उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार यानी एनरिच्ड यूरेनियम में वृद्धि किए जाने की भी आशंका जताई थी। साथ ही एजेंसी ने उसके अधिकारियों को ईरानी परमाणु संयंत्रों का दौरा करने और उनकी निगरानी करने की अनुमति नहीं देने के लिए ईरान की आलोचना भी किया। परमाणु अप्रसार विशेषज्ञों ने हाल के महीनों में चेतावनी दी है कि ईरान के पास फिलहाल 60% शुद्धता वाले उच्च संवर्धित यूरेनियम का इतना भंडार उपलब्ध है कि वह कम से कम एक परमाणु बम बना सकता है। यहाँ अगर हम मेंस की बात करें तो हमें NPT के जो प्रावधान है यानी IAEA की निगरानी में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स या अपना परमाणु कार्यक्रम जो रखना होता है उसके बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल डिसआर्मामेंट से जुड़े हुए मुद्दे में उसे कोट किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।